नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1, द्वितीय मतदान अधिकारी यानी कि P2 तथा तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि P3 के रूप में लग चुकी है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि मतदान के दौरान P1, P2, P3 और पीठासीन अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं, किन किन बातों से उनको सावधानियां रखनी चाहिए। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि मतदान प्रक्रिया के बीच में या मतदान प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रथम मतदान अधिकारी हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी हैं और तृतीय मतदान अधिकारी हैं, उनको किन किन बातों में सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार से उनको कार्य करना चाहिए और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम मतदान अधिकारी की। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है, लेकिन जिन भी साथियों की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटियां लग चुकी हैं वे इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उनको पीठासीन अधिकारी के संपूर्ण दायित्वों को भी सीखना चाहिए। क्योंकि यदि मतदान प्रारंभ होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है तो पीठासीन अधिकारी के जितने भी कार्य हैं उनके दायित्वों का निर्वहन प्रथम मतदान अधिकारी को करना पड़ता है। साथ ही जो प्रथम मतदान अधिकारी के स्वयं के कार्य हैं उनको भी करना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि प्रथम मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के संपूर्ण कार्यों को भी भली भांति प्रकार से ट्रेनिंग्स में सीख लेना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया अभी कि प्रथम मतदान अधिकारी जो होता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का उदाहरण स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में कि इस प्रकार से निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है, या फिर मतदान जो एक प्रति होती है मतदाता सूची की वो भी इसी प्रकार की होती है, केवल उसमें सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं होते। तो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है उसमें प्रत्येक मतदाता की जो सूचना होती है, जो उस पोलिंग बूथ के मतदाता हैं उनकी जो आयताकार बॉक्स होता है उसमें उनकी सूचनाएं अंकित होती है, जिसमें उनका नाम अंकित होता है, उनका जेंडर अंकित होता है और उनके निर्वाचन की क्रमांक संख्या भी अंकित होती है। तो जो मतदाता होता है जब वो पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करता है तो बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से पोलिंग बूथ के अंदर बनाई जाती है कि जब भी मतदाता अंदर प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के ही पास जाता है। और प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाने पर वो सबसे पहले मतदान अधिकारी को अपनी एक वोटर स्लिप दिखाता है। अब ये वोटर स्लिप क्या होती है कि जब मतदान की तिथि होती है, निर्धारित हो जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान की तिथि, उसके एक हफ्ते पहले जो BLO के माध्यम से ये मतदाता सूची घर घर पहुंचाई जाती है BLO के माध्यम से। और यदि BLO के माध्यम से मतदाता सूची निर्वाचकों को जो कि मतदाता हैं उनको उपलब्ध नहीं हो पाती तो मतदाता इन अपनी जो मतदाता सूची है उसको जो पोलिंग बूथ है उससे 200 मीटर की दूर दायरे पे उम्मीदवारों के जो एजेंट्स काउंटर लगा के बैठे रहते हैं वो भी उनकी सुविधा के लिए दे सकते हैं, ताकि जब वो पीठासीन अधिकारी को ये पर्ची दिखाएं तो पीठासीन अधिकारी जो उनकी मतदाता सूची में क्रम संख्या है उसमें डायरेक्ट प्रवेश करके उनके नाम को सर्च कर पाएँ। तो ये कोई शासकीय पर्ची नहीं होती, इसको आपको कहीं जमा नहीं कराना पड़ता, केवल ये प्रथम मतदान अधिकारी की सुविधा के लिए पर्ची दिखाई जाती है। तो जब मतदाता इस पर्ची को प्रथम मतदान अधिकारी को दिखाता है तो प्रथम मतदान अधिकारी उस पर्ची में अंकित जो क्रमांक है उसका मिलान करता है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से और उस क्रमांक में जो वोटर का नाम है उसको जोर से पुकारता है, साथ ही क्रमांक को भी जोर से पुकारता है। इसका कारण ये होता है कि जो सामने बैठे पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो भी इस क्रमांक को सुन पाएँ और जो संबंधित मतदाता का नाम जोर से पुकारा जा रहा है प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा उसको भी वो ध्यानपूर्वक सुन पाए और ये
ये चिन्हित कर पाएँ कि जो संबंधित मतदाता सामने खड़ा है वोट देने के लिए जो आ रखा है, ये वही मतदाता है जिसका नाम जोर से पुकारा जा रहा है अथवा नहीं। तो जितने भी पोलिंग एजेंट्स सामने बैठे रहते हैं उनके पास भी जो मतदाता सूची की अलग से प्रतियां होती हैं जो कि शासन स्तर पर उनको प्राप्त होती है, या फिर वे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर देते हैं। तो वो इसका मिलान करते हैं, यदि मतदाता सही पाया जाता है और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो उस कंडीशन में जो प्रथम मतदान अधिकारी है वो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित पड़ती है उसमें जो आयताकार बॉक्स होते हैं, तो पुरुष मतदाता केस में आयताकार बॉक्स का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसमें एक लाइन खींच देंगे, विकर्ण खींच देंगे लाल रंग की पेंसिल से। और यदि मतदाता महिला होती है तो उनके आयताकार बॉक्स में वो विकर्ण भी खींचेंगे, डायगोनल भी खींचेंगे रेड कलर की पेंसिल से, साथ ही जो उनका मतदाता क्रमांक है उसको भी वो सर्किल कर देंगे रेड कलर की पेंसिल से। और इसी प्रकार से यदि कोई मतदाता थर्ड जेंडर निकलता है तो उनके केस में जो आयताकार बॉक्स होता है उसमें जो रेड कलर की पेंसिल होती है उससे वो क्रॉस लाइन भी खींचेंगे यानी कि डायगोनल खींचेंगे, साथ ही जो उनका मतदाता क्रमांक है उसके आगे रेड कलर से स्टार बना देंगे यानी कि उसको तारांकित कर देंगे। तो फिलहाल के रूल यही हैं। हो सकता है आपके राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग इसमें भी कुछ फेरबदल समय समय पर कर सकता है कि इसमें आप लाइन कैसी खींचेंगे, तिरछी लाइन खींचनी है या फिर सीधी लाइन खींचनी है, लेकिन फिलहाल अभी तक के जो नियम हैं उसके अनुसार आपको ऐसे ही ये चिन्ह लगाने हैं जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया। कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में ये भी आ सकती है कि जब प्रथम मतदान अधिकारी जोर से मतदाता का नाम पुकारता है और सामने बैठे जो पोलिंग एजेंट्स है यदि उनमें से किसी को आपत्ति हो जाए कि जो ये नाम पुकारा जा रहा है ये संबंधित मतदाता है ही नहीं जिसके नाम से वोट कास्ट करने आ रखा है, तो ऐसे केस में चैलेंज मत का प्रावधान हो जाता है। और चैलेंज मत के प्रावधान में आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम मतदान अधिकारी को उनको भेज देना है जो चैलेंज करता है, जो चुनौती दे रहे हैं यानी कि जो पोलिंग एजेंट है, साथ ही जो मतदाता है जिसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये वो मतदाता है नहीं, इन दोनों को आपको पीठासीन अधिकारी के पास भेज देना है और जो लाइन में दूसरे मतदाता है उनका प्रोसेस को आपको आगे बढ़ाना है। तो पीठासीन अधिकारी जो चैलेंज मत के रूप में पहले 2 रुपये की फीस चैलेंज करता है यानी कि चुनौतीकर्ता से लेते हैं, तब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही जो मतदाता होते हैं उनकी पहचान भी सुनिश्चित की जाती है इस बीच और कुछ घोषणाएं भी भरवाई जाती है। तो एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन है कि ये भी आ सकती है कि कोई मतदाता मतदान के दौरान बीच में आता है अपना वोट कास्ट करने, प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है और जब वो अपने पहचान संबंधी कोई दस्तावेज दिखाता है या अपने क्रमांक दिखाता है तो वो ये पाता है कि उसका वोट तो पहले से ही कोई और कास्ट करके चला गया, और प्रथम मतदान अधिकारी भी ये देखते हैं कि इसका वोट तो डल चुका है लेकिन उसकी जो फिंगर है उसमें अमिट शाही का निशान भी नहीं लगा है। तो इस कंडीशन में भी आप जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं वो इस केस को भेज देते हैं पीठासीन अधिकारी के पास, और पीठासीन अधिकारी पहले उनकी पहचान को सुनिश्चित करते हैं कि वास्तव में ही ये मतदाता वही है या नहीं है। यदि मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाती है तो फिर उनको निविदत मतपत्र यानी कि टेंडर वोट दिए जाने का प्रावधान किया जाता है जो कि छपा हुआ मतपत्र होता है, और टेंडर वोट को प्रारूप 17 खा में इसकी एंट्री होती है। इसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर 17 खा में नहीं होती। तो ये कंडीशन भी आपके पोलिंग बूथ में आ सकती है। लेकिन अब हम ये मान के चलते हैं कि ये कंडीशन आई कि जो मतदाता अपनी वोटर स्लिप लेके आया, पहचान संबंधी दस्तावेज लेके आया, उसकी पहचान सुनिश्चित हो गई, मतदाता जो की चिन्हित पड़ती है जो उसमें भी उनका निशान लग गया है, क्रॉस का निशान लग गया, जो भी हमने महिला पुरुष या थर्ड जेंडर के मामले में आपको बताया कि किस प्रकार से आपको निशान लगाना है। उसके बाद जो प्रथम मतदान अधिकारी होगा वो इसको भेज देता है मतदाता को, संबंधित मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास। तो मतदान प्रारंभ होने के प्रत्येक 2 घंटे पश्चात जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो पीठासीन अधिकारी से लगातार दूरभाष से संपर्क करते हैं कि प्रत्येक 2 घंटों के अंतराल में कितने मत पड़े, महिलाओं का क्या उसमें योगदान रहा, पुरुषों का क्या योगदान रहा, और थर्ड जेंडर यदि आपके पोलिंग बूथ में कोई है तो वो कितने मत पड़े।
तो महिला पुरुषों के अलग अलग प्रत्येक 2 घंटे में मतदान की संख्या ज्ञात करने के लिए आपकी स्क्रीन के सामने फॉर्मेट दिया गया है। ये आपको मतदान सामग्री के दौरान नहीं मिलता, जब आपको मतदान सामग्री वितरित की जाती है। इसको आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रखना पड़ता है मतदान प्रक्रिया के दौरान। जैसे जैसे यदि प्रत्येक 2 घंटे में जो महिला या पुरुष आते हैं उनमें आप इनको संख्याओं को कट कर सके आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल में कितनी महिलाओं ने वोट दे दिया, कितने पुरुषों ने वोट दे दिया और कुल कितने वोट पड़ गए। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसकी सहायता से इसको डाउनलोड करें और इसका प्रिंट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लें। साथ ही प्रत्येक 2 घंटे में जो महिला पुरुषों का मतदान प्रतिशत है उसको निकालने का फॉर्मेट भी आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इसको भी डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जब संबंधित मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पहचान संबंधी दस्तावेजों को निर्धारित किया गया होगा उनमें से किसी एक दस्तावेज को वो द्वितीय मतदान अधिकारी को प्रस्तुत करता है। और द्वितीय मतदान अधिकारी जो मतदाता रजिस्टर 17 का होता है उसमें उसकी क्रम संख्या भी लिखता है। जिस क्रमांक में मतदाता आ रखा है, यदि पहले नंबर का मतदाता कोई आया है तो क्रम संख्या 1 लिखेंगे, दूसरे नंबर में कोई मतदाता है तो क्रम संख्या 2 लिखेंगे। उसके बाद जो मतदाता सूची में उनका क्रम संख्या है वो लिखा जाता है। और मतदाता रजिस्टर 17 का जो प्रारूप होता है वो आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जो इस समय हम स्क्रीन में आपको साइड में दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जो पहचान के रूप में दस्तावेज संबंधित मतदाता प्रस्तुत करता है उनमें ईपिक कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। तो जितने भी ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित दस्तावेज हैं उनमें से कोई एक यदि मतदाता लेके आता है तो मान लिया कि वो ईपिक कार्ड लेके आया तो उसमें पहचान के दस्तावेज के रूप में आप शॉर्ट में इसको ईपी लिख सकते हैं, ईपिक कार्ड को, और डैश करके ईपिक कार्ड के जो अंतिम 4 डिजिट हैं उनको भी लिख सकते हैं। वैसे नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ईपिक कार्ड के मामले में ये जो अंतिम 4 डिजिट है उनको लिखने की बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार आप ये लिख भी सकते हैं। और यदि ईपिक कार्ड के अलावा कोई अन्य प्रकार का दस्तावेज कोई मतदाता लाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लाता है तो डीएल लिख सकते हैं शॉर्ट में। ड्राइविंग लाइसेंस के जो अंतिम 4 डिजिट होगी उसको आप मेंशन कर देंगे। साथ ही जो मतदाता है उसके हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं या फिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाया जाता है। तो जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है वो 3 चीज़ों का प्रभारी होता है। एक तो अमीट शाही का प्रभारी होता है, दूसरा मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होता है और तीसरा उनको वोटर स्लिप भी इशू करनी पड़ती है संबंधित मतदाताओं को। तो द्वितीय मतदान अधिकारी के बहुत कार्य होते हैं और हम बार बार हर चुनाव में ये बोलते हैं कि जो ये मतदान दल होता है इसको एक टीम वर्क के रूप में काम करना चाहिए। आपको केवल कागजों में जो आपको दायित्व सौंपे गए हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व ये हैं, द्वितीय मतदान के ये हैं, तृतीय मतदान के ये हैं, पीठासीन के दायित्व ये हैं, केवल उसी तक सीमित नहीं रहना है। आपको टीम वर्क के रूप में काम करना है। और यदि आपको लगता है कि किसी साथी पे एक्स्ट्रा बर्डन है तो आप अपने कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट करके उस बर्डन को कम भी कर सकते हैं और इससे मतदान संबंधी कार्य आसानी से आपका निपट जाएगा। तो जो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है जब वो संबंधित मतदाता की एंट्री रजिस्टर 17 का में कर देता है उसके बाद वो जो संबंधित मतदाता है जो उसके सामने खड़ा है उसके बाएं हाथ की तर्जनी पे अमिट शाही का निशान भी लगाता है। तो अमिट शाही के निशान को लगाने का तरीका ये आप देख सकते हैं कि ये बायां हाथ यदि आपका है और ये तर्जनी है तो ये नाखून से शुरू करेंगे अमिट शाही को लगाना और ये मांस तक जाएगा, यहाँ पर ये जाता है मांस तक। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि किसी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी नहीं है तो फिर उसकी मध्यमा में ये निशान लगाया जाएगा इसी सीक्वेंस में। और मध्यमा भी नहीं है तो अनामिका में, अनामिका भी नहीं है तो कनिष्ठा में, और ये चारों उंगलियां नहीं है तो अंगूठे में। और यदि किसी मतदाता के बाएं हाथ की हथेली नहीं है तो फिर दाएं हाथ में इसी क्रम से ये निशान लगाए जाते हैं। और इसके बारे में आपको प्रशिक्षण में ध्यानपूर्वक आपने सुना भी होगा, प्रशिक्षण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया होगा कि अलग अलग कंडीशंस में आप ये जो अमिट शाही है उसको किस प्रकार से मतदाता के हाथ में लगाएंगे। अब इसके बाद जब अमिट शाही का निशान लगाने का प्रोसेस भी पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो द्वितीय मतदान अधिकारी होते हैं वो संबंधित मतदाता को वोटर स्लिप भी इशू करते हैं। तो वोटर स्लिप को इशू
करने के लिए जो वोटर स्लिप का एक प्रारूप है वो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से होता है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो वोटर स्लिप में सबसे पहले क्रम संख्या आती है। कोई मतदाता पहले नंबर पे वोट करने आया पोलिंग बूथ में तो उसका क्रमांक लिख दिया 1, और मतदाता सूची में जो उसका क्रमांक है उसके बाद वो लिखा। उसके बाद द्वितीय मतदान अधिकारी के इनिशियल हस्ताक्षर भी करने हैं आपको, और उसके बाद वो वोटर स्लिप दे देनी है आपको जो संबंधित मतदाता है उसको। तो द्वितीय मतदान अधिकारियों के लिए हम विशेषकर ये भी सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, क्योंकि अमिट स्याही जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। अमिट स्याही को रखने के लिए आपको एक दोना भी मिलेगा जो डिस्पोजल का होता है, उसमें आपको मिट्टी या बालू भर के उसको पहले पैक करना है। उसके बाद उसमें अमिट स्याही को शीशी को स्थापित करना है। और जब आप मतदाता रजिस्टर 17 का में, चूँकि आपके मतदाता रजिस्टर 17 का मुँह आपकी तरफ होगा और अपोजिट साइड में जो मतदाता खड़े होंगे उनके सिग्नेचर यदि आपको कराने हैं, तो द्वितीय मतदान अधिकारी यहीं पे गलती करते हैं कि वो बार बार रजिस्टर को मोड़ के संबंधित मतदाता को सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं ताकि उनके सिग्नेचर भी सीधे दिखाई दें। तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे यदि आपके पोलिंग बूथ में 1000 वोटर आते हैं या 1200 वोटर आते हैं, 700-800 वोटर भी आते हैं, और प्रत्येक मतदाता के लिए यदि आप रजिस्टर को घुमाने में लगे रहेंगे तो उससे जो अमिट स्याही बगल में रखी हुई है उसके गिरने की पूरी संभावना होती है, और यदि ये अमिट स्याही गिर गई तो इसको रिकवर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम बार बार हर चुनाव में बोलते हैं द्वितीय मतदान अधिकारियों के लिए कि वो रजिस्टर को घुमा के जो संबंधित मतदाता है उसके सिग्नेचर कराने की बजाय रजिस्टर को अपने ही पास रखें, और मतदाता के लिए वो उल्टी तरफ से होगा, लेकिन वो उल्टी तरफ से सिग्नेचर भी कर देंगे तो भी चलता है। और साथ में जैसे हमने पहले बताया कि जो ये मतदान दल है ये अगर टीम भावना से काम करेगा, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेगा तो कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यदि जो द्वितीय मतदान अधिकारी है वो आग्रह करे तृतीय मतदान अधिकारी को कि जो अमिट स्याही को लगाने का प्रोसेस है उनको दे दे, और तृतीय मतदान अधिकारियों को भी चाहिए कि उनके आग्रह को स्वीकार करें, और द्वितीय मतदान अधिकारी का थोड़ा ये बर्डन कम भी हो जाएगा। तो इससे जो चुनाव संबंधी कार्य हैं वो आसानी से निपट सकते हैं। कई जो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं उसमें कई साथी ये कह रहे हैं कि कई वीडियोज़ में हमें बार बार ये इस ढंग से बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी। सिखा कम रहे हैं और डरा ज़्यादा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपका एक कार्य बड़ी आसानी से निपट जाता है। इसमें इतना हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये बड़ा टफ काम है। जो पहली बार पीठासीन भी बने हैं या प्रथम द्वितीय तृतीय मतदान अधिकारी भी बन रहे हैं वो बड़े ईजी वे में इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में आपको बड़ा ही टीम भावना से कार्य करना होगा, और ये नहीं सोचना होगा कि सारा कार्य पीठासीन अधिकारी करेगा या प्रथम मतदान अधिकारी करेगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो जब मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी इशू कर देते हैं तो संबंधित मतदाता फिर तृतीय मतदान अधिकारी के पास चले जाते हैं। तो जो तृतीय मतदान अधिकारी होते हैं वो उस वोटर पर्ची को रख देते हैं अपने पास सुरक्षित, क्रमवार इसको रख दे जाएंगे। और जो तृतीय मतदान अधिकारी हैं वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ये मतदाता वोटर स्लिप लेके आया है इसकी जो बाएं हाथ की तर्जनी पे या संबंधित जो भी उंगलियां हैं उसमें अमिट स्याही का निशान लगा है या फिर नहीं लगा है, क्योंकि हो सकता है कि द्वितीय मतदान अधिकारी से भी त्रुटि हो सकती है और जल्दबाजी में वो अमिट स्याही का निशान लगाना भूल गए हों। तो यदि वो भूल गए हों तो तृतीय मतदान अधिकारी उनको दोबारा से द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजता है और अमिट स्याही लगवा देता है। अब जो ये वोटर स्लिप जमा होती रहती है, जो शासकीय पर्चियाँ होती हैं जिसमें द्वितीय मतदान अधिकारी के इनिशियल हस्ताक्षर भी होते हैं, इनको क्रमवार आपको संभाल के भी रखना है, और ये निर्धारित लिफाफे में ये जमा भी होती हैं, और इनकी संख्याएं इक्वल आनी चाहिए जितने वोटर आए हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इनको संभालने के लिए आप एक सुएं का प्रयोग कर सकते हैं जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, और इसमें आप इनको लगातार रखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप रखते जाएं, तो ये कहीं मिस नहीं होंगे, दाएं बाएं नहीं गिरेंगे, और ये एक्यूरेट वही संख्या आएगी जितने मतदाता तृतीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता पर्ची लेके पहुँचे हैं। तो जब मतदाता पर्ची तृतीय मतदान अधिकारी ले लेते हैं उसके बाद संबंधित मतदाता को वोट कास्ट करने के लिए बैलेट इशू कर दिया जाता है, और जब बैलेट इशू कर दिया जाता है तो फिर संबंधित मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और अपना वोट कास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो एग्ज़िट का द्वार है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये मतदान की प्रक्रिया समाप्त होती है, और आपका जो मतदान संबंधी कार्य है वो बड़ी आसानी से टीम भावना में यदि आप लेके चलेंगे
तो ये बड़ी आसानी से संपादित हो जाता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें। यदि आपकी कुछ क्वेरीज भी हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का जो आपकी ड्यूटियां लगी हैं निर्वाचन संबंधी कार्यों में, वो निर्विवाद रूप से संपादित होते रहे। इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।